Good morning, everyone. Today we discuss short answer question. Your first question is, what are the uses of limestone and shale? ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि लाइमस्टोन और शेल का यूज जो है वह किस पर्पस से किया जाता है या कहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट एंड शेल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स। ये जो आपका लाइमस्टोन है इससे हम लोग जो है कि आपका सीमेंट जो है कि बना लेते हैं, सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का भी यूज किया जाता है, और शेल का यूज जो है कि हम लोग ईंट और टाइल्स को बनाने के लिए भी करते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट डाउन one use for each of them। मतलब ये है कि हमको दो एग्जाम्पल देना है मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मेटामॉर्फिक रॉक्स का 2 एग्जाम्पल देना है और राइट डाउन 1 यूज फॉर ईच ऑफ देम, और उसका एक यूज भी जो है हमें बताना है। 2 एग्जाम्पल देना है मेटामॉर्फिक रॉक्स का और दोनों का एक एक यूज भी जो है कि हमको बताना है। ठीक है, आते हैं देखते हैं इसको। आपका एक जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो स्लेट होता है। इसका एग्जाम्पल जो है एक स्लेट होता है। स्लेट जो होता है इसका यूज हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए करते हैं, और नॉर्मल सा जो बच्चे लोग होते हैं जो स्लेट पे लिखते हैं वो स्लेट पूरा और ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए। अभी जो हम इस बोर्ड पे जो हम लिख रहे हैं ये आपका इंक बोर्ड है, मार्कर बोर्ड है, जबकि पहले ब्लैक बोर्ड होता था जिसको हम लोग चौक से लिखते थे। ठीक है, चौक से उसके ऊपर लिखा जाता है, जबकि इसके ऊपर मार्कर से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो दोनों है आपका स्लेट और मार्बल, ये दोनों कौन सा रॉक हो जाता है? तो ये दोनों जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। और इसका यूज क्या है? तो स्लेट का ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए, और मार्बल जो होता है इसका जो है हम लोग स्टैच्यू बनाते हैं। ठीक है, मार्बल्स का यूज स्टैच्यू बनाने के लिए करते हैं, फ्लोर्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट में जो है कि हम मार्बल का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर कोल एंड पेट्रोलियम इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस। यह जो कोल और पेट्रोलियम है वह ह्यूमंस के लिए, मनुष्य के लिए जो है वह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम आर important for human because it is used for transportation to generate electricity। ये जो कोल और पेट्रोलियम है यह ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज, इट इज यूज, इसका उपयोग जो है, यूज जो है बहुत सारे केस में किया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो है यूज कर लेते हैं कोल पेट्रोलियम का, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम से बनता है, तो हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर लेते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का जरूरत हो जाता है। इंजन को रन करने के लिए जो है आपका डीजल का जरूरत हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इस फॉसिल फ्यूल या इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हमें जरूरत होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर igneous rocks formed? Give 2 examples of
igneous rocks and their usage। मतलब igneous rock जो होता है वह आपका कैसे फॉर्म होता है, कैसे यह igneous rock बनता है, और साथ ही साथ आपको दो एग्जाम्पल देना है, गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देना है igneous rock का, और उसका यूसेज भी बताना है, उसका उपयोग भी बताना है उस igneous rock का। ठीक है, इसका आंसर लिखे हैं कि mantle has molten rock that contain gas, dirt called magma। ये जो आपका mantle होता है वह mantle जो कि सेकेंड लेयर है, अर्थ का जो है कि सेकेंड लेयर है, जो कि क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला आपका ये लेयर है मेंटल। और मेंटल के बारे में आप क्या सीखे थे कि ये सबसे ज्यादा थिक लेयर है, 2900 किलोमीटर अप्रॉक्स इसका थिकनेस है। ठीक है, तो मेंटल हैज molten rock that contains gas, dirt called magma। ठीक है, ये इस मोल्टेन रॉक के साथ जो है कि आपका गैस, डर्ट, ये सारे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, मिक्स होते हैं, तो इसको हम लोग जो है कि मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्मा है बेसिकली वह कैसा स्टेट में रहता है, वह मोल्टेन स्टेट में रहेगा। मोल्टेन रहेगा मींस लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, फ्लूइड के जैसा रहता है। और जब ये मैग्मा या comes out on the surface of crust and cools, then they form igneous rocks। जब ये मैग्मा आपका अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, यह क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, और क्रस्ट के ऊपर आने के बाद जब यह धीरे धीरे कूल होता है, धीरे धीरे जब यह ठंडा होता है, तो इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। मतलब यह एक बहुत ही हार्ड या सॉलिड शेप ले लेता है, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे कि मेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है कि वहाँ के जो भी रॉक्स होते हैं वह आपका मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, वह फ्लूइड में चेंज हो जाते हैं। और जब कभी भी वोल्केनिक एरप्शन होता है, ज्वालामुखी की घटनाएं होती है, तो उस समय क्या होता है कि ये मोल्टेन रॉक जो होता है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वह वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके अर्थ के सरफेस पे वे चारों तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने के बाद धीरे धीरे वह कूल होते हैं, ठंडा होते हैं। और जैसे जैसे कूल होते हैं वह उतना ही ज़्यादा उनका सॉलिडिफिकेशन होता है, वह उतना ही ज़्यादा आपका ठोस होते जाते हैं, हार्ड होते जाते हैं, और एक रॉक बना लेता है जिसका नाम होता है इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। और ये जो इग्नियस वर्ड है, आपको बताए थे कि यह जो इग्नियस वर्ड होता है यह एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि इग्निस होता, और उस इग्निस वर्ड का मतलब फायर होता है, आग होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको जो है इसका दो एग्जाम्पल भी देना था, और साथ ही साथ उसका यूज भी बताना था इग्नियस रॉक का। Two examples of igneous rocks are, first one is granite. It is used for making floors and statue। ठीक है, ये जो आपका ग्रेनाइट होता है, कंक्रीट होता है, इसका यूज हम लोग जो है, इस ग्रेनाइट का यूज जो है हम लोग फ्लोर बनाने के लिए कर लेते हैं,
या कोई स्टैचू बनाना हो, कोई मूर्ति बनाना हो हमें, तो भी हम लोग ग्रेनाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रेनाइट का हम लोग दो यूज देख लिए कि इसका यूज फ्लोर बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ स्टैचू को भी बनाने के लिए हम लोग ग्रेनाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है वह आपका पुमिक है। ठीक है, पुमिक जो है, इस पुमिक इग्नियस रॉक का हम यूज जो है कि फूड स्क्रबर्स के रूप में करते हैं। ठीक है, फूड स्क्रबर्स के रूप में हम लोग पुमिक स्टोन का यूज करते हैं। ठीक है, ये फूड स्क्रबर्स क्या होता है, तो आप देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों का पैर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा फटने लगता है, तो फटने लगता है वहाँ पे बहुत सारी डेड सेल आ जाती है। ठीक है, तो उस डेड सेल को रिमूव करने के लिए उसको हम इस पुमिक स्टोन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, उस पैर के ऊपर जहाँ डेड सेल आ चुका है हम इससे उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, और रगड़ने पे क्या होता है, वह आपका वह डेड सेल वहाँ से रिमूव हो जाता है और हमारा पैर थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगता है नीचे से। ठीक है, तो पुमिक स्टोन का यूज हम लोग किस पर्पस से करते हैं, तो फूड स्क्रबर्स के रूप में करते हैं। और आपको एक और चीज क्या बताए थे पुमिक स्टोन के बारे में, कि ये जो पुमिक स्टोन है, इस जब ये बनता है तो इसके अंदर कुछ एयर ट्रैप हो जाते हैं, कुछ हवा उसके अंदर चले जाते हैं, जिस कारण इसका वेट भी इनका होता है। और हवा होने के कारण यह क्या करता है आपका, कि ये तैरते रहता है वाटर के ऊपर, फ्लोट करते रहता है। ठीक है, यह सिंक नहीं होता है पानी में, या पानी के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, हम लोग हमें जो है कि कुछ स्टेज, जो स्टेज आपकी पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए, पेट्रोलियम के बनने के लिए, ठीक है, जरूरी कौन कौन से स्टेज उसमें आते हैं, पेट्रोलियम का जब फॉर्मेशन होता है कौन कौन सी स्टेज उसमें इन्वॉल्व है, उसको यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है, उसको हमें बताना है। There are 3 stages involved in formation of petroleum। मतलब ये है कि यहाँ पर 3 स्टेज जो है आपका इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की। पेट्रोल के बनने में 3 स्टेज इसके अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सा, वो देखिए, स्टेज 1 में हमने लिखा है कि बिफोर 300 मिलियंस ईयर्स एगो, लगभग जो है 300 मिलियंस ईयर एगो, मतलब लगभग 30 करोड़ साल पहले, 30 करोड़ ईयर्स पहले क्या हुआ, लिविंग बीइंग्स दैट लिव्ड इन ओशियन डाइड एंड बरीड। क्या हुआ कि लगभग जो है 300 मिलियन ईयर साल पहले जो समुद्र में जो क्रिएचर्स रहते थे, जो जीव समुद्र में रहते थे, ओशियन में रहते थे, वह क्या हो गए, वह धीरे धीरे डाइड हो गए, मर गए, पानी सूखे हो गए, आप कुछ भी, वह क्या हो गया, वह डाइड हो गया। ठीक है, अब डाइड हो गया, मर गया, तो उसका जो बॉडी था वह क्या हो गया, जमीन में, अब वह धीरे धीरे क्या हो गया, बरीड हो गया, वह जमीन में धीरे धीरे दब गया। ठीक है, आगे तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या देखा कि 300 मिलियन ईयर्स पहले बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स हुआ करते थे, वह क्या हो गए, वह आपके डाइड हो गए, वह मर गए, एंड बरीड, वह समुद्र में अभी बरीड हो चुके हैं। अब क्या होगा, तो स्टेज 2 में रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड बरीड डीपर एंड डीपर। ठीक है, तो स्टेज 2 में क्या हुआ कि वो जो डेड एनिमल्स थे,
जो मरे हुए जानवर थे, ठीक ना, वह मरे हुए जानवर क्या हो गए, वह जो है जमीन के अंदर में धीरे धीरे बरीड होने लगे, धीरे धीरे जमीन के अंदर दबने लगे। ऐसा क्यों? उसके ऊपर बहुत सारा सैंड ये सब का लेयर आ गया, ठीक है। तो इस कारण से वह नीचे धीरे धीरे दबना शुरू हो गया। तो नीचे दबते दबते वह बहुत ही डीपर, बहुत ही नीचे वह चले गए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बालू वगैरह सैंड ये सब क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो स्टोर हो गया तो नीचे वाले पे वजन ज़्यादा आ गया, प्रेशर बना उसके ऊपर, और प्रेशर बढ़ने के कारण वह बहुत नीचे वह सिंक होने लगेगा, ठीक है, नीचे चला गया। स्टेज 3 में क्या होगा कि हाई हीट प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस। तो स्टेज 3 में क्या हुआ कि वह आपका जो रिमेन्स था, डेड रिमेन्स था एनिमल्स क्रिएचर का, लिविंग बीइंग्स का, वह क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिला, बहुत ज़्यादा प्रेशर मिला, और वहाँ पर जो है गैस एब्सेंस था, एयर एब्सेंस था। तो एयर के एब्सेंस में जब उसे बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर मिला तो वह क्या हो गया, वह आपका टर्न देम इनटू ऑयल एंड गैस, वह आपका ऑयल और गैस में चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है। तो यह आपका 3 स्टेज था, ठीक है। और आप देखेंगे कि सी ओशियन का क्वेश्चन आप ये सुन रहे होंगे कि कैसे जो है कि सूख गया होगा। तो आप देखते हैं कुछ कुछ समुद्र जो होती है छोटे बहुत, अगर वह थोड़ा लिंक उसका कट जाए तो वह जो है दूसरे सी से ओशियन से तो वह आपका सूखने लगता है, ठीक है। तो आज के डेट में हम जहाँ भी आपका, जैसे कि आप सुने होंगे कि गल्फ कंट्रीज जो होती है, अरब वगैरह आप देखते हैं, यूएई हो गए, ये सब जो आपका कंट्रीज है, वहाँ से आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम वहाँ से आपका निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के चलिए आप कि वहाँ बहुत साल पहले जो है कि सी वगैरह वहाँ पर हुआ करता था, ठीक ना, और वह सी आपका क्या हुआ, वह धीरे धीरे वह सूख गया, और उस सूखने के दौरान तो उसमें तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहे होंगे, वह लिविंग थिंग्स जो है कि वह आपके मर गए होंगे, ठीक ना, और वह ज़मीन के नीचे बरीड हुए होंगे, और वह धीरे धीरे पेट्रोलियम के अंदर चेंज हुआ होगा उनका शरीर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से भी आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक ना, वह आप ऐसा मान के चलिए कि वहाँ पर जो था वह पहले कोई ना कोई समुद्र वगैरह सी जो है कि वह रहा होगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है Why is it important to use resources responsibly? Right to wait to use resources wisely. मतलब ये है कि हम लोगों को जो है कि रिसोर्सेज को जो है कि कोई भी आपका रिसोर्स है, उस रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबली मतलब काफ़ी जिम्मेदारी के साथ जो है यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपका क्वेश्चन है। और राइट टू वेट टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, और कोई दो तरीका हमें बताइए, कोई दो तरीका हमें बताइए जिससे हम रिसोर्स का जो है कि क्या कर सके, वाइडली यूज कर सके। कोई दो तरीका आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग रिसोर्स किसको कहते हैं, तो रिसोर्स कहने का मतलब होता है कि वैसी चीज जो हमारे डिजायर्स को फुलफिल करता है, हमारे इच्छा को फुलफिल करता है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर हमें भूख लगी है तो भूख लगी है तो भोजन चाहिए, तो एज ए रिसोर्स हम लोग फूड खाएंगे,
हमें कहीं जाना है तो हम कोई व्हीकल का यूज करेंगे जाने के लिए, तो व्हीकल का यूज करेंगे तो उस व्हीकल को रन करने के लिए हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए उसको रन करने के लिए। पेट्रोलियम का यूज करेंगे हम, वो भी एक रिसोर्स हो गया। करंट हमको बनाना है, कोल का जरूरत पड़ जाएगा या डीजल का जरूरत पड़ जाएगा, वह भी एक रिसोर्स हो गया। तो मतलब ये है कि वो सारी चीज जो हमारी बेसिक डिजायर्स को पूरा करती है, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करती है, वैसे चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिसोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो वी शुड यूज रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली बिकॉज इट इज इन लिमिटेड अमाउंट। हम लोगों को जो है जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपत्तियां हैं, उसे हमें काफी वाइजली यूज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्स जो होते हैं वह लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। और अगर ये लिमिटेड अमाउंट में है तो एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गया, पूरे तरीके से यूज हो गया, तो इसको बनने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को जो है कि काफी वाइजली यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कोई दो तरीका आपको बताना है जो ये बताता हो कि रिसोर्स को हमें वाइजली यूज कर रहे हैं या करना है। तो सबसे पहले डू नॉट वेस्ट एनर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें डू नॉट वेस्ट एनर्जी का मतलब हो गया कि हमें कोई भी ऊर्जा को जो है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि डू नॉट वेस्ट एनर्जी को देखिए, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप फैन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रिक फैन का यूज करते हैं तो ये तो आप अब इतना तो जान ही चुके हैं कि वह इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, और इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें इन नेचुरल रिसोर्स का जरूरत पड़ता है, पेट्रोलियम का या कोल का जरूरत पड़ता है। हमको उस करंट को अगर बनाना हो तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दें, ठीक ना, तो हमें जो है कि इन चीज़ों का जरूरत पड़ता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वह ऐसे ही फैन उसका यूज नहीं कर, मतलब उससे कहीं बाहर जाना है और वह फैन को ऐसे ही ऑन करके बस चला जाए तो क्या होगा? क्या वो रिसोर्स का मिसयूज नहीं कर रहा है? वो तो मिसयूज कर रहा है। अगर वह कहीं बाहर जा रहा है तो उससे क्या करना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को हमने लिया है कि डू नॉट वेस्ट एनर्जी। अगर हम एनर्जी को वेस्ट न करें, ऊर्जा को हम जो है कि वेस्ट न करें, तो यह एक वाइज तरीका है, एक बुद्धिमानी है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को जो है कि वह आपका बचा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से वी शुड यूज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोगों को जो है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी ध्यान देना चाहिए। ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा है, आपको हम ये बताए हैं कि करंट से जो है कि आपका क्या होता है, ये फैन वगैरह चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से जो है कि फैन चल रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस जनरेट करने में जो है कि कोल, पेट्रोलियम ये सब की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि डीजल का जरूरत होता है जनरेटर को रन करने के लिए, पावर स्टेशन को रन करने के लिए कोल की जरूरत होती है। तो आखिर हम इस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट क्या होता है कि हम क्या करें कि एयर से करंट बनाएं, एयर का यूज करके, सोलर पैनल से हम करंट बनाएं। एयर से यूज करके बनाने का मतलब ये है कि एयर से जो है कि हम लोग जो है टरबाइन को हम मूव कराएं, ठीक ना, विंड मिल को हम उससे क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और विंड मिल को मूव करा करके हम करंट प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरीके से सोलर पैनल का हम यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं, पानी को रोक करके डैम बनाएंगे, पानी को रोक करके और फिर हम टरबाइन के ऊपर जो है कि पानी को डालेंगे, उसका फिन घूमेगा और करंट जो है कि प्रोड्यूस होगा। तो ये भी तरीका है हमको एनर्जी लेने का। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे जो हम बता रहे हैं ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि क्या कभी हवा खत्म होने वाला है? हवा तो नहीं खत्म होगा। हवा का क्या मूवमेंट खत्म होगा? कभी नहीं खत्म हो सकता है। तो जब जब वह मूव करेगा तो क्या होगा, विंड मिल का जो फिन होता है, पंखा होता है, वो मूव करेगा और करंट बनेगा। तो विंड तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, इसलिए वह एक बेटर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका हो जाएगा। उसी तरीके से सनलाइट का यूज हम करके जो है करंट बनाते हैं सोलर पैनल से। तो क्या सनलाइट खत्म होने वाला है क्या? तो इतना जल्द तो नहीं खत्म होने वाला है, खत्म होगा लेकिन बहुत टाइम है उसमें, ठीक है। तो इतना जल्द तो वो भी नहीं खत्म होने वाला है, तो वो भी क्या है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि कुछ क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया है, आपका सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि रफ कॉपी में आप क्वेश्चन देख करके खुद आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। खुद से जो है आंसर राइटिंग स्किल आनी चाहिए। तो पहले खुद से आप लिखिएगा और फिर जो है कि बाद में इस वीडियो को देख करके बाद में फिर देखिएगा और तब जो है कि इसको अच्छे से मैच कीजिएगा, ठीक है। मैच कीजिएगा और फिर फाइनल जो है कि हमारे आंसर को आप फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। लेकिन एक बार पहले आप रफ कॉपी में खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से आप मैच कीजिएगा, ठीक है। जब स्कूल खुलेगी तो आपका हम कॉपी को देखेंगे भी कि आपने खुद से बनाया है या नहीं, ठीक है। तो आप इतना करके लाइएगा, ठीक है। EF आपको हम करवाए हैं। अब F के बाद में आपका G और G बचता है और कुछ हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग का। तो आप क्या कीजिएगा कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को जो है एक बार रफ कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आपको जो है कि दूसरे दिन हम आपको उसको करवा देंगे, ठीक है। तो एक बार एटलीस्ट रफ कॉपी में आप करने की खुद से कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट डे तो हम बता ही देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।